तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज का स्मैकडाउन था सुपर साइज्ड एडिशन और जिसके अंदर हमें 2.5 घंटे का शो देखने को मिला और लास्ट के आधे घंटे थी कॉमर्शियल फ्री जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी अनाउंस करके रखी हुई थी। और उसी लास्ट आधे घंटे के दौरान हमें बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में कमाल का मैच देखने को मिला। साथ ही साथ हुआ रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग उनके क्राउन ज्वेल के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। साथ ही साथ आज हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आज हुए पूरे स्मैकडाउन को कवर करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि क्या आज का सुपर साइज स्मैकडाउन एईडब्ल्यू के रैम्पेज को रेटिंग्स में बीट कर सकता है या नहीं। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सुपर साइज स्मैकडाउन को ओपन करते हैं आज रेटेड आर सुपरस्टार एज। और क्योंकि उनका क्राउन ज्वेल के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ मैच होने वाला है हेल इन अ सेल के अंदर, एज उसी मैच को हाइप करने के लिए आए हुए थे। एज सबसे पहले आके कहते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस के साथ उनकी राइवलरी 7 साल पहले शुरू हुई थी और वहां से बातें कुछ ऐसी चली कि हमने एक दूसरे को यूनिवर्सल चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दिया। एज कहते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस को लगता है कि उसकी वजह से सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में नहीं कम्पीट कर पाए और उसी चीज का बदला लेने के लिए सेथ रॉलिंस जो है एज के घर पे गए थे। अब एज कहते हैं कि देखो अगर मैं चाहूँ तो बेबी तुम्हारे घर पे जाके अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि ये चीज हम दोनों के फैमिलीज को खत्म कर देगी और इस वाले दुश्मनी को हमें अब खत्म करना है इससे पहले कि ये हमारे फैमिलीज को अफेक्ट करे। और लास्ट में एज का कहना था कि हाँ मैंने सेथ रॉलिंस को अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि सेथ रॉलिंस एज लाइक नहीं है, सेथ है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। पर हेल इन अ सेल के अंदर मैं सेथ रॉलिंस के सोल को चोट पहुंचाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आज सुपर स्मैकडाउन की शुरुआत एज के प्रोमो से हुई। अब एज के प्रोमो का जवाब देने के लिए सेथ रॉलिंस बाद में आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन शो का पहला मैच आता है फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच जो कि था किंग ऑफ द रिंग्स का सेमीफाइनल वाला मैच। अब इस मैच के क्वालिटी से आई एम श्योर आपको भी काफी एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि दोनों ही कमाल के रेसलर्स हैं और उस हिसाब से हमें मैच काफी डिलीवर भी करता हुआ दिखता है। अब क्योंकि इस मैच के अंदर फिन बैलर एक फेस हैं तो ऑब्वियसली फिन बैलर को थोड़ी सी इसमें ज्यादा नहीं थोड़ी सी ज्यादा मार झेलनी पड़ी, लेकिन बहुत तगड़े फाइट बैक के बाद हमें एंडिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जब सैमी ज़ेन जो है वो रोप के सहारे से फिन बैलर को पिन करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेफरीज काफी चालाक और शातिर होते हैं, उन्होंने इस चीज को नोट कर लिया, उन्होंने उस काउंट को ब्रेक कर दिया। अब ऐसा होने के बाद सैमी ज़ेन के पास कुछ और ज्यादा करने के लिए बचता नहीं है। फिन बैलर लगाते हैं अपना कूटग्रा सैमी ज़ेन के ऊपर और फिन बैलर जो है वो आगे बढ़ चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में और वो नेक्स्ट कम्पीट करेंगे आइदर जेवियर वुड्स या फिर जिंदर महल के साथ सऊदी अरेबिया के क्राउन ज्वेल के अंदर। अब इस वाले मैच का जो रिजल्ट है वो काफी लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा क्योंकि आपको पता होगा जो सैमी ज़ेन है वो सऊदी अरेबिया में नहीं जा सकते क्योंकि सऊदी अरेबिया और सैमी ज़ेन जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके रिलेशंस जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है और इसलिए हमने पहले भी देखा था कि सैमी ज़ेन जो है वो सऊदी अरेबिया के किसी भी शोज में कम्पीट नहीं करते। तो ये सिंपल सी बात है, अगर उसको वहां जाना ही नहीं है तो मैच तो उनको हारनी ही थी। शो पर नेक्स्ट मैच होना था सोनिया डेविल वर्सेस नाओमी के बीच में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें लास्ट वीक अनाउंस करके दी थी। लेकिन अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि क्या ये मैच हमें आज के शो में देखने को मिलेगा या फिर सोनिया डेविल अपना कोई खेल खेलती हुई दिखेंगी। और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ क्योंकि सोनिया डेविल आके कहती है नाओमी से कि यार लास्ट वीक तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, उससे पहले ही तुम ऑफिस से निकल गई। मैं ये बताना चाहती थी कि तुम्हारा आज मैच होगा मेरे साथ एंड शेना बेजलर के साथ। अब सोनिया डेविल ने यहाँ पे बहुत अच्छी चाल चल दी नाओमी के अगेंस्ट में, उन्होंने उस सुपरस्टार को अपने साथ बुला लिया जो कि लास्ट कुछ हफ्तों से सबके हाथ तोड़े जा रही है। अब मैच स्टार्ट तो होता है बट क्योंकि यहाँ पे 2-on-1 कंडीशन था और नाओमी को वैसे ही विक्टिम बताया जा रहा है देन ऑब्वियसली मार तो उनको खानी ही थी। नाओमी ने थोड़ी सी फाइट बैक करने की कोशिश करी बट ज्यादा फायदा उससे कुछ हुआ नहीं और एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब शेना बेजलर ने अपना क्लच लगा के नाओमी को पास आउट करा दिया और उसके ऊपर वैसे ही सोनिया डेविल ने पैर रख के नाओमी के ऊपर नाओमी को पिन कर लिया। अब क्योंकि शेना बेजलर जो है वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो सोनिया डेविल और नाओमी के बीच में फ्यूड भी दिखा रही है और दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में शेना बेजलर को लाके शेना बेजलर को भी स्मैकडाउन में एक नया पाथ मिल जाएगा। शो के अंदर हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और वो यहाँ पे बेसिकली आके एज के प्रोमो का जवाब दे रहे होते हैं। रॉलिंस आके कहते हैं कि कैसे देखो एज ने एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली कि मैं एज के जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट एज लाइक, मैं हूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। रॉलिंस का ये कहना था कि देखो मेरा तो एज के ऊपर मेंटल एडवांटेज है ही लेकिन अभी मेरा एज के ऊपर फिजिकल एडवांटेज भी हो चुका है क्योंकि एज जो है वो 100% फिट नहीं है कम्पीट करने के लिए। और सेथ रॉलिंस ना एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि उनको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं है कि उनको एज को फेस करना पड़ रहा है हेल इन द सेल के अंदर। अब क्योंकि एक ही बात को सेथ रॉलिंस बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि सेथ रॉलिंस के मन में थोड़ी सी घबराहट तो है कि उनको एज के साथ हेल इन द सेल के अंदर जाना पड़ेगा बट ऑब्वियसली वो इस चीज को मुंह से एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं। और लास्ट में वो ये कह के अपनी प्रोमो को एंड करते हैं कि हेल इन द सेल के अंदर एज की जो फेरी टेल स्टोरी है उसको
को वो खत्म करने वाले हैं। अब ये वाला जो मैच है वो शायद क्राउन ज्वेल के अंदर आराम से मैच ऑफ द नाइट बन सकता है, क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस का तो कोई जवाब है ही नहीं, और ऊपर से चेरी ऑन द टॉप मिल गया हमें हेल इन द सेल। शो के अंदर नेक्स्ट आता है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच कार्मेला वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में। एंड अगेन इतने बैकस्टेज डिसअपॉइंटमेंट के बाद चारों तरफ जो बातें चल रही है कि वुमेन डिवीजन को सही से बुक नहीं किया जा रहा है, अगेन ये वाला मैच सिर्फ 2 ही मिनट का था। मैच शुरू होने से पहले हमें गोरिल्ला पोजीशन में देखने को मिलता है कि जेलिना वेगा जो है वो कार्मेला को रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा से अपना फेस मास्क ना पहने, जो पहन के वो बार बार अपना मैच जीत रही हैं, और इन दोनों के बीच ना बिना मास्क के एक हेल्दी मैच हो। अब कार्मेला जो है वो भी बहुत दरिया दिल निकली, उन्होंने बहुत ग्रेशियसली इस वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैच शुरू होने के बाद हम देखते हैं कि जेलिना वेगा ने कार्मेला के फेस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और कार्मेला जो है वापस अपना मास्क लेने जाती है, और तभी वहां पे लिव मॉर्गन आ जाती है, और लिव मॉर्गन कार्मेला का मास्क पकड़ के खड़ी रहती है। अब लिव मॉर्गन के हाथ से कार्मेला जो है मास्क तो छीनने नहीं वाली, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा लिया जेलिना वेगा ने, जब उन्होंने रोल अप करके पिन कर लिया कार्मेला को, और अब जेलिना वेगा पहुंच चुकी है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के फाइनल्स में। अब देखना ये है वो फाइनल्स में किसको फेस करेंगी, डूड्रॉप को या शेना बेजलर को। नेक्स्ट फिर से वही सेगमेंट आता है जिसको ना ही कि आपको सुनने में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे बताने में इंटरेस्ट है। हमें देखने को मिलता है हैप्पी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस का हैप्पी टॉक वाला सेगमेंट। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये जो बैरन कॉर्बिन का गिमिक चेंज किया है, इससे फायदा क्या हुआ। हम कहाँ सोच रहे थे उनको थोड़ा सा पुश मिलेगा या फिर उनका फेस टर्न होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उससे कुछ मतलब निकल के ही नहीं आ रहा है। खैर ये वाले सेगमेंट में भी कुछ नहीं होता है, दोनों मिलकर खुद ही कुछ सड़े हुए जोक्स बोल रहे हैं, और पूरे अरीना के अंदर सिर्फ वो दोनों ही हंसे जा रहे हैं। वो एक्चुअली क्या बोल रहे थे मेरी तो समझ के बाहर है, लेकिन चलो हमें ये ज्यादा देर झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि तभी वहां पे आ जाते हैं शिंजुके नाकामुरा और रिक बुक्स, और वो आके ना कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ रिंग का एक चक्कर मार के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उसके एकदम तुरंत ही जैसे ही नाकामुरा वहां से जा रहे होते हैं, तभी वहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रीट फाइट मैच होना था उसोस के साथ फॉर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। और क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट मैच था, इस मैच के अंदर सब कुछ चल रहा था, चेयर्स, टेबल, कैंडल स्टिक्स। परफॉर्मेंस के साइड से आपको दोनों टीम के बीच में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कभी वैसे मिलती भी नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे वेपन्स का यूज हो रहा था, इसलिए मैच काफी हार्ड हिटिंग हो गया था। हमने देखा कैसे एंजेल डॉकिंग्स के ऊपर बहुत सारे कैंडल स्टिक्स के शॉट्स भी लगे, और उसके बाद उसोस के ऊपर भी बदला लिया गया जब उनके ऊपर बहुत सारे शेयर शॉट्स लगे। लेकिन मामला तब खत्म हो गया जब मॉन्टेस फोर्ड को उसोस ने एक टेबल के ऊपर पटक दिया, और उस तरीके से एंजेल डॉकिंग्स जो है वो रिंग में अकेले पड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या था, एंजेल डॉकिंग्स के ऊपर पड़ते हैं सुपर किक्स, और फिर लगता है उसोस का डबल स्प्लैश, और इसी तरह उसोस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मैच तो ये काफी कमाल का था, लेकिन जो रिजल्ट है वो काफी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो रॉ में जाने वाले हैं, और रॉ में जाने से सिर्फ एक हफ्ते पहले उनको स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जितवाना कुछ मतलब तो बनता नहीं है। और दूसरी साइड उसोस को भी रोमन रेंज के जैसे डोमिनेट दिखाना है, तो उनकी चैंपियनशिप रेंज जो है वो कुछ और महीनों तक चलने वाली है। नेक्स्ट आता है शो के ऊपर साशा बैंक्स वर्सेस बेकी लिंच का एक क्लासिक मैच, और ये मैच देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो वुमेन डिवीजन है वो कितनी केपेबल है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बस उनको सही तरीके से बुक करनी है। मतलब क्या ही कमाल का मैच था ये, मैं आपको क्या बताऊं। कोई वेपन्स का यूज नहीं था, लेकिन दोनों के जो मूव्स थे वो इतने फ्लुएंट थे कि आपकी नजरें जो है वो मैच से हटेंगी नहीं। और इस मैच की यूएसपी पता है क्या थी? आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि लास्ट के जो आधे घंटे होने वाले हैं वो कॉमर्शियल फ्री होने वाले हैं, और कोई मैच के दौरान हमें जब कॉमर्शियल देखने को मिलता है टीवी के ऊपर, तो वहां पे जो सुपरस्टार्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं। किसी को कोई होल में फंसा लिया, या फिर मैच की जो पेस है उसको कम कर दी। लेकिन क्योंकि आज का मैच कॉमर्शियल फ्री था, इसलिए दोनों सुपरस्टार्स के पास ब्रीदर लेने का कोई भी मौका नहीं था। दोनों ने कॉन्स्टेंटली मैच में 20-25 मिनट कम्पीट किया, इसलिए पूरा जो मैच है वो एकदम सही पेस में चल रहा था। लेकिन हमने मैच में देखा कि साशा बैंक्स जो है वही ज्यादा मार खा रही थी, और देख के ऐसा लग रहा था कि वो बेबी फेस के जैसे काम कर रही है इस मैच के ऊपर। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ना हमें ये वाली चीज करते हुए दिखाई देती है कि जब किसी मैच के अंदर हील वर्सेस हील का मैच हो रहा हो, तो सिर्फ उस मैच के अंदर वो एक सुपरस्टार को फेस बना देती है। और हाँ, हमने ये भी देखा था कि रिंग साइड में कमेंट्री टेबल के ऊपर बियांका ब्लेयर भी बैठी हुई रहती हैं, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो वहां पे बैठी हुई थी तो उनका कुछ रोल तो होने ही वाला था। और इसलिए एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जब साशा बैंक्स के साथ धक्का मुक्की करते करते बियांका ब्लेयर को पंच कर देती है बेकी लिंच। और आप बियांका ब्लेयर को पंच करोगे और वो बदला नहीं लेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कुछ तो ऐसा करती है जो रेफरी की नजर में नहीं आता है, लेकिन उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर साशा बैंक्स ने लगा लिया एक बैक स्टैबर बेकी लिंच के ऊपर, और 2-2.5 साल के बाद शायद बेकी लिंच पिन हो चुकी है एक सिंगल्स 1-to-1 कंपटीशन में, क्योंकि इस मैच को जीत लिया है साशा बैंक्स ने। अब साशा बैंक्स खुद भी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, लेकिन 2.5-3 साल के बाद बेकी लिंच को पिन करना वो साशा बैंक्स की इस विक्ट्री को और भी बड़ा बनाती है। तो अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर वो दोबारा से किसी को पिन करके दोबारा से चैंपियन बन पाती है या नहीं। अब जैसे ही मैच खत्म होता है, मैच खत्म होने के तुरंत ही बाद हम देखते हैं वहाँ पे एडम पियर्स जो है वो वहाँ के ऑफिशियल्स को टेबल लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि तब स्मैकडाउन को खत्म होने में सिर्फ 10 ही मिनट बाकी था, और तब होने वाला था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। रोमन रेंज चल के आते हैं अपने वाइज मैन पॉल हेमन के साथ, और उसके तुरंत ही बाद हमें
हमें ब्रॉक लेसनर भी आते हुए दिखते हैं। अब पहले जब भी रोमन रेंस का चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है, रोमन रेंस खुद को हेड ऑफ द टेबल दिखाने के लिए टेबल के ऊपर पैर रख के बैठते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे आपके सामने कोई और सुपरस्टार नहीं है, आपके सामने यहाँ पे ब्रॉक लेसनर है। इसलिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बड़े तैश में आते हैं, वो चेयर लेते हैं, चेयर के ऊपर वो बैठ के टेबल के ऊपर पैर रख देते हैं और उल्टी साइड रोमन रेंस जो है वो खड़े रहते हैं। एंड ऑब्वियसली ये वाली चीज रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो है मामले को थोड़ा सा शांति रखा। और जैसे ही एडम पीएस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं रोमन रेंस को साइन करने के लिए, रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंड ओवर करते हैं अपने वाइज मैन को कि वो पढ़ के देखे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ सही है या नहीं। और हमें यही देखने को मिलता है कि पॉल हेमन जो है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और उसके बाद पॉल हेमन के गो हेड देने पर रोमन रेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। लेकिन अब बारी आती है ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। लेकिन हमारे बीस्टी बॉय बड़े ही शांत इंसान हैं, उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर से नजरें हटाए बिना कॉन्ट्रैक्ट को बिना देखे ही पूरा साइन कर दिया। और ऊपर से देख के ऐसा लग रहा था कि उनका जो साइन है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं हुआ, उन्होंने शायद पूरे पेज पे ही अपना साइन छाप दिया। अब ये वाली चीज को देख के रोमन रेंस जो है ना हंस पड़े। रोमन ने लेसनर को कहा, अरे भाई तुम बड़े बेवकूफ इंसान हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लेसनर ने फिर से फंसा दिया पॉल हेमन को। और लेसनर का ये कहना था कि देखो रोमन, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे तरफ से मेरे एडवोकेट पॉल हेमन ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है। और ये आग लगाने के बाद लेसनर वहां से हंसते हंसते निकल जाते हैं। एंड ये सुन के ऑब्वियसली रोमन इनको आ जाता है गुस्सा। अब वो पॉल हेमन को तो उठा के फेंक नहीं सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए जो चेयर रखी हुई थी उसको उठा के वहां से फेंक दिया। और दूसरी साइड हमें देखने को मिल रहा था कि पॉल हेमन जो है अपना मुंह छुपा के भाग रहे थे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड अब हो सकते हो कि इस वाले सेगमेंट में हमें कोई फिजिकल एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से जितना है वो काफी है। अब इन दोनों के बीच में जो भी होना है वो क्राउन ज्वेल के अंदर होगा और हमें ये देखना है कि इन दोनों सुपरस्टार ने जो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ के साइन किया है उसका कुछ मतलब निकलता है या नहीं। ओवरऑल आज के शो की बात करें तो हैप्पी कॉर्बिन के सेगमेंट को अगर निकाल दें तो पूरा स्मैकडाउन का शो एकदम फाड़ू शो था और मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो AEW रैम्पेज को रेटिंग्स में जरूर हरा दे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।